देखिए पिछले क्लास में हमने बात करा था नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, नॉर्मलिटी के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर हमने फॉर्मुलिटी के बारे में बात करा था, फिर हमने बात करा था मोलरिटी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आगे जो है नॉर्मलिटी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स है, सबसे पहले आपको मिलेगा एक इक्विवेलेंट मास मिलेगा। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा यही है, सिंपल सी टारगेट हमारा कि आज हमने इक्विवेलेंट मास को समझना है, फिर हमने क्या करना है रिलेशनशिप समझना है। देखो किसके किसके बीच का रिलेशनशिप, इसको आप ऐसे बोल सकते हो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा एकदम सिंपल है। ठीक है, आज हमने इक्विवेलेंट मास के बारे में नॉलेज गेन करना है एंड साथ साथ हमने दोनों में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, हमने जो है इसके बारे में आज नॉलेज गेन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नॉर्मलिटी का लॉजिक क्या होता है, नॉर्मलिटी होता क्या है। ठीक है, तो देखो तीन वर्ड्स थे काफी सिमिलर थे। ठीक है, एक आपको हमने बताया था मोलरिटी। तो मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोलरिटी। अच्छा, फॉर्मुलिटी क्या था, यानी एफ क्या था आपका, तो एफ सिंपल सी बात थी कि नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने फॉर्मोल्स नंबर ऑफ फॉर्मोल्स डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मुलिटी। अच्छा, और हम लोग लास्ट में हमने आपको बताया था नॉर्मलिटी के बारे में। तो नॉर्मलिटी का एक सिंपल सा लॉजिक था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट के, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में एक हल्का सा छोटा सा व्यू देखा था कि एम के बारे में, एफ के बारे में और एन के बारे में। ठीक है, तो आज जो है हमने, ठीक है, नॉर्मलिटी को थोड़ा आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं, नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मलिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन था कि दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ठीक है, अच्छा ध्यान समझिएगा। अब ये जो है आपका, अच्छा, नॉर्मलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, पता भी होगा है कि नहीं, नॉर्मलिटी यानी एन। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज क्या, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अच्छा, यहीं पे अगर नंबर ऑफ मोल्स होता तो क्या हो जाता फॉर्मूला हमारा, गिवन मास विद मोलर मास, है कि नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर नंबर ऑफ फॉर्मोल्स हो जाता तो फॉर्मूला क्या हो जाता हमारा, गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हमने आपको कल रिलेट करके दिखाया भी था, काफी सिमिलरिटीज है दोनों में, फॉर्मूला सॉरी मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में और फॉर्मुलिटी में। ठीक है, तो यहां पे हमने एन का फॉर्मूला, नया एक एन का फॉर्मूला मिल गया हमको दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इनटू नीचे में हमारा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ आ गया होगा कि आया कहां से, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चलिए, यहां तक उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि गिवन मास का, ठीक है, जो भी गिवन मास है आपका ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। यानी यहां पे हम लोग इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रेंथ। और नीचे में हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास, यानी हमारा एक तीसरा फॉर्मूला तैयार हो गया दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला हमारे पास मिल चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला एकदम क्लियर हमारे पास दैट इज एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा फॉर्मूला मिल गया एन इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है मास ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो एन इक्वल टू क्या निकल गया, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास। तीन फॉर्मूला अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बात आ जाती है इक्विवेलेंट मास की, कि देखो इक्विवेलेंट मास की, देखो हम लोग, आपको पता है कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको फॉर्मूला मास का भी आइडिया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है आपका इक्विवेलेंट मास, ये थोड़ा नया टॉपिक है, नया है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ये है क्या, सबसे पहली बात, तो इट इज द मास ऑफ एलिमेंट,
इट इज द मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन और डिस्प्लेसेस, ध्यान से कितना कंबाइन कर और कितना डिस्प्लेस कर, दैट इज 1.008 पार्ट बाई मास और 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, पार्ट्स बाई मास ऑफ क्या चीज, क्लोरीन, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि वैलेंट मास क्या है, इट इज अ मास ऑफ एलिमेंट, सबसे पहली बात इट इज अ मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इट इज अ मास ऑफ क्या चीज, एलिमेंट विच कंबाइन, ठीक है, विच कंबाइन और डिस्प्लेसेज, ठीक है, विच कंबाइन और क्या करता है, डिस्प्लेसेज कितना पार्ट, 1.008 पार्ट। अच्छा, अब यहां पे हमने एक चीज मिस करा हुआ, दैट इज हाइड्रोजन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, विच कंबाइन और डिस्प्लेसेज 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बाई मास और 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाई मास ऑफ क्या चीज, क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो मास होता है, इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ये जो मास होता है, इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हमने लिख दिया, लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव करा हुआ है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने आपको बताया, दैट इज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, मोलर मास अपॉन क्या चीज, एन फैक्टर। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको एक डायरेक्ट मेथड, हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्टली इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर ले। अब देखो, अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हो आप, तो आपको एन फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो एन फैक्टर को सिंपल तरीके से अगर समझा जाए होता है क्या है, तो आप बोल सकते हो कि एन फैक्टर जो होता है, देखो ध्यान से, नॉर्मलिटी, यहां पे देखो आप, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रेशियो होता है। सिंपल तरीके से अगर आप देखो कि एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर जो होता है नॉर्मलिटी का, यानी एन का और एम का जो रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, एन फैक्टर है क्या, तो सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टर जो एक प्योर नंबर है, एन फैक्टर जो होता है आपका एक प्योर नंबर होता है। ये ना ही पॉजिटिव इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ना ही हम लोग इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। एक सिंपल सा बात है, एक प्योर नंबर होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, एक और मन में प्रश्न आता है कि एन फैक्टर हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहां पे दिख गया होगा कि हमने जो है, अगर हमको एन फैक्टर पता है तो हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट हो गया, पता चल गया, तो हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एन फैक्टर का बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो अगर आपको टाइट्रेशन, एन फैक्टर का यूज है, जो टाइट्रेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, ठीक है। एन फैक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज का इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एन फैक्टर के थ्रू। अभी हमने आपको बताया कि नॉर्मलिटी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एन फैक्टर क्या होता है, तो सिंपल आपने बताना है कि एन फैक्टर एक सिंपल सब एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एन फैक्टर होता है, ठीक है, ये जो एन फैक्टर होता है टोटली डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो एन होता है आपका, एन फैक्टर जो होता है टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ किस पे डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, दैट इज एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर जो होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। टाइट्रेशन में इसका यूज आएगा, किसी का अगर इक्विवेलेंट निकाला उसमें इसका यूज आएगा, नॉर्मलिटी में तो अभी हमने देखा, क्योंकि इसको हम लोग नॉर्मलिटी में यूज तो होना ही होना है, क्योंकि अगर एन फैक्टर नहीं पता चलेगा, नहीं रहेगा, तो हम लोग इक्विवेलेंट मास नहीं कैलकुलेट पाएंगे। अगर इक्विवेलेंट मास हमारे पास नहीं रहेगा तो हम नॉर्मलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसीलिए हमने क्या करा है, कुछ कंपाउंड्स का, लाइक एसिड का, बेस का, ठीक है, जिससे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक हमने एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट, आयंस का, हमने क्या करना है, एन फैक्टर समझना है कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से बोलो तो कैलकुलेशन के बारे में नॉलेज गेन करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने जो है सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने जो है कैलकुलेशन के बारे में क्या करना, बात करना है, ठीक है। और किसका कैलकुलेशन, तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एन फैक्टर का कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखो, तो नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या करा है, 5 कंपाउंड्स लिए हुए, एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट्स और आयन। तो सबसे पहले आपको एसिड पता होगा कि एसिड क्या होता है कि नहीं।
देखो, तो एसिड का सिंपल सा लॉजिक होता है, एसिड क्या होता है कि वैसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जिसको हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं, है ना, एसिड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच व्हेन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। चाहे फर्नेस आप बोल सकते हो कि फर्नेस H प्लस आयन, ठीक है। जो एसिड क्या होता है वैसा सब्सटेंस होता है कि जिसको हम लोग जैसे पानी में घुलाते हैं, वो क्या फर्नेस करता है, वो H प्लस आयन फर्नेस करता है। तो जितना आपका H प्लस आयन फर्नेस करेगा, कोई भी एसिड है आपका, है ना, वो जितना क्या करेगा, कंप्लीट, सबसे पहली बात तो कंप्लीटली डिजोल्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसिड आपको पता है, तो एसिड आपका ये कंप्लीटली डिजोल्व हो भी सकता है और पार्सली भी डिजोल्व हो सकता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि जो एसिड है आपका वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो गया है, वो डिजोल्व हो गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एसिड का एन फैक्टर बताना आपने, ठीक है, एसिड का एन फैक्टर, तो सिंपल सा आपने बताना है कि कितना H प्लस आयन है, ठीक है, कितना H प्लस आयन फर्निश हो रहा है, ठीक है, कितना H प्लस आयन क्या हो रहा है, फर्निश हो रहा है वेन एवर इट इज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, वो होगा। अच्छा, एक चीज और, जितना H प्लस आयन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग पे आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी एसिड की बात। अब देखो, अब एक और टर्म आपको सीखना है, दैट इज बेस। तो हमने एसिड का तो सीख लिया कि एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है कि एसिड का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश होगा, जितना नंबर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन फर्निश होगा, वही एसिड की क्या हो जाती है, एन फैक्टर होता है। अब आते हैं बेस के बारे में बात करते हैं। तो बेस हमने यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ है कि OH माइनस आयन, जैसे इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज HCl है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, H प्लस एक, इसकी अगर इसका एन फैक्टर देखा जाए तो ऑब्वियस है कि एक होगा, है कि नहीं। H2SO4 का अगर देखा जाए तो इसका कितना होगा, 2। तो हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो आपका कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है वाटर में, ठीक है, और फर्निश कर रहा है, ये जितने इसमें हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे फर्निश कर दे रहा है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं बेस की बात करते हैं। तो बेस का वही लॉजिक होता है, ठीक है, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, पानी में इसको घुलाते हैं, तो कितना OH माइनस आयन, बेस का डेफिनेशन आपको पता होगा, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, ये दोनों जो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, एसिड को एक्सप्लेन करा या बेस को हम लोग जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लॉजिक पे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लॉजिक पे, जो 1884 में 1884 में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, हम लोग उसके बेसिस पर आपको हम यहाँ पे एसिड को और बेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, बेस क्या होता है, आपको पता है, बेस की वैसा सब्सटेंस, वैसा केमिकल सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी OH माइनस आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब देखो, कितना हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेगा, ठीक है, कितना, कोई भी बेस जो है वो कितना हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, फर्निश करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। यानी जब भी आपको बेस का एन फैक्टर निकालना होगा, तो आपने सिंपली ध्यान देना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश्ड, कितना हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश हुआ है व्हेनेवर बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जितना हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देख लो, अब जैसे NaOH हो गया, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, एक। अगर आप MgOH का होल ट्वाइस ले लो, तो इसका कितना हो गया, 2, है कि नहीं, इसका यानी 2, यानी क्या, एन फैक्टर 2 निकल गया। आप CaOH का होल ट्वाइस ले लो, तो इसका एन फैक्टर कितना निकल गया, 2, यानी एन फैक्टर एसिड का सिंपल सा है, H प्लस आयन कितना फर्निश हो रहा है, बेस का कितना OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन कितना क्या हो रहा है, फर्निश हो रहा है। ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, अब बात आती है सॉल्ट की। तो सॉल्ट का भी सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कि कितना आपका पॉजिटिव वैलेंसी है, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव की जो टोटल वैलेंसी होगी उसी को, वही क्या होगा, सॉल्ट का एन फैक्टर होगा, ठीक। उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट का इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर इसका आपको एन फैक्टर निकालना होगा, तो सिंपल सा आपने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। फिर उसी प्रकार से अगर हमको आयंस का देखना होगा, तो सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन द आयन। तो अगर ये आपको पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज और, सबसे अधिक आपको मिलने क्या वाला है, ठीक है, तो सबसे अधिक आपको इन दोनों का मिलने वाला है, एसिड का और बेस का,
ठीक है, सबसे अधिक आपको जो है सबसे अधिक जो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको वो एसिड और बेस पर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी आप चाहो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये तो हमने एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर इसके थ्रू हम लोग निकालते तो हमको एन फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समराइज करके एक सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, बेहतर होगा, उससे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सपोज हम लोग कर लेते हैं कि हमने जो है इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना। देखो ईएम का मतलब यहां पे लिख रहे हैं इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अगर हमको सपोज एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ हमने किसका कैलकुलेट करना है, एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास। ठीक है, क्या हो गया आपका, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन क्या चीज, वैलेंसी। अब वैलेंसी आपको पता होगा कि वैलेंसी का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी। अच्छा, अगर हमको सपोज एसिड का निकालना है कि नहीं, ईएम यानी इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आपको किसका निकालना है, सपोज आपको एसिड का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, एसिड का निकालना। तो एक सिंपल सा बात, दैट इज मोलर मास। ठीक है, मोलर मास किसका, मोलर मास एसिड का, यानी मोलर मास ऑफ क्या चीज, एसिड। अब देखो ध्यान से, ये जो मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास है, अब यहां पे क्या होगा, एन फैक्टर क्या होगा, तो एसिड का अभी हमने क्या देखा कि एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड। तो हम लोग यहां पे सिंपली लिख सकते हैं कि एसिड है तो ऑब्वियस है किसका, इसका बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन क्या चीज, एसिड। बेसिसिटी का मतलब आपको पता होगा कि कितने हाइड्रोजन आयन आपके इवॉल्व हो रहे हैं, फॉर्निश हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमको बेस का निकालना होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, अगर बेस का निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, मोलर मास तो हो ही गया यहाँ पे, है कि नहीं, मोलर मास किसका, मोलर मास बेस का, मोलर मास ऑफ बेस हो गया अपॉन। ठीक है, अब देखो बेस का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, अभी हमने सीखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश्ड। अच्छा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एसिडिटी बोलते हैं, यानी एसिडिटी ऑफ किसका, बेस। क्लियर हो गया। तो तीन यहां पे क्लियर कर लिया हमने कि अगर हमको एलिमेंट का कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट मास, तो सिंपल सा लॉजिक है, एटॉमिक मास अपन वैलेंसी कर दो। एसिड का तो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास, यहां पे ये मोलर है। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ किसका, एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इसका बेस का कैलकुलेट करना होगा तो मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। ये हमने क्लियर कर लिया तीन। अब हम लोग आगे की देखते हैं। अब आगे हो सकता है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रेड्यूसिंग एजेंट हो, है कि नहीं, आयंस हो, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, सॉल्ट की बात कर लेते हैं। एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया। अच्छा, सॉल्ट आपको पता भी होगा सॉल्ट होता क्या है कि नहीं, सॉल्ट का लॉजिक भी आपको पता होगा। ठीक है, ये उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं। देखो ध्यान से, सॉल्ट बनता कैसे, अगर सॉल्ट देखा जाए तो सॉल्ट कैसे बनता आपका, ठीक है, कि जब भी आपका एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट बनता है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास देखे, किसका देखे, सॉल्ट का, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका हम लोग अगर देखा जाए तो सॉल्ट का, तो एक चीज तो कॉमन है, मोलर मास, है कि नहीं, ये तो आपका फिक्स है कि मोलर मास होना ही होने वाला, किसका, मोलर मास, सॉल्ट का, है कि नहीं, मोलर मास किसका, सॉल्ट का अपॉन। अब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आप सिंपली ले सकते हो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव क्या चीज, वैलेंसी ऑफ मेटल आइटम, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स। ठीक है, टोटल ये हो गया पॉजिटिव वैलेंसी किसका, ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे एन फैक्टर लिख दे रहे हैं। जो हमारा ये जो फॉर्मूला है, इस लॉजिक के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एन फैक्टर आपको लिख दे रहे हैं। तो जब एन फैक्टर लिख दे रहे हैं तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जा रहा है, एक फॉर्मूला मिल जा रहा है। ठीक है, सपोज हमको आयन का कैलकुलेट करना होगा, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन अगर कैलकुलेट करना है तो एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आयन है इसलिए हमको फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आयन आ गया इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला मास। ठीक है, देखो पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था कि फॉर्मुलेटी के केस में, क्योंकि देखो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, मोलरिटी यूज करते हैं, लेकिन अगर आयंस के केस में जो मोलरिटी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, मोलरिटी में, यानी जो एफ होता है आपका, सॉरी एम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला मास। अच्छा, अपॉन क्या होगा, आयन है तो ऑब्वियस है कि चार्ज होगा, अपॉन चार्ज ऑन एन आयन। चार्ज आपको पता होगा चार्ज क्या होता है। ठीक है, ये तो आयन होगी। अब दो बातें और बची, एक बचा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बचा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब यहाँ पे तो इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट मास किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ले लिया जाए या रिड्यूसिंग एजेंट का ले लिया जाए, तो इसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है, मोलर मास तो होना ही होना है।
है कि नहीं, ये तो फिक्स है आपका। तो यहां पे आपका हो गया, यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं पहले मोलर मास, ठीक है। अच्छा नीचे में खुद सोचो एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट, है कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन हो गया, और क्या होगा गेन्ड और क्या चीज लॉस्ट, ठीक है। अच्छा बाई वन मॉलिक्यूल, ये ध्यान देना होगा, बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज सब्सटेंस। तो ये हमने यहां पे क्या कर लिया, इक्विवेलेंट मास हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। आप एन फैक्टर कैलकुलेट करके भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला हमने यहां पे मेंशन करा कि एसिड का कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास, बेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई इक्विवेलेंट मास के बारे में, हमने छोटा सा ये देख लिया, व्यू कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारा टारगेट क्या है कि अब हमने जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना कि नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब हमने इसके बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए अभी देखो ध्यान से, तो अभी हमने देखा कि एन का ये फॉर्मूला होता है आपका, एन का फॉर्मूला आपको पता है कि दैट इज स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अच्छा इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला हमने अभी देखा, दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास का हमने फॉर्मूला क्या देखा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो एन फैक्टर जो आपका ऊपर चला जाएगा, खुद देखो ये जो अगर ये वैल्यू जो ये पूरा जो वैल्यू है, अगर इसको जगह इसके जगह पे आप इसको अगर आप यहां पे रखते हो तो ऑब्वियस है कि आपका जो एन फैक्टर है ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका एन फैक्टर ऊपर चला गया, है कि नहीं। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, स्ट्रेंथ यहां पे हमने लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ का लॉजिक क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ग्राम में होता है आपको पता होगा, और ये किस में होता है आपका लीटर में होता है कि नहीं। अच्छा यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन मास बाई मोलर मास, अब इसको देखो आप, गिवन मास बाई क्या चाहिए मोलर मास, यानी इन दोनों का अगर रेशियो करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, पता भी होगा आपको, है कि नहीं। गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, है कि नहीं। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, तो ये भी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं मोलरिटी। यानी यहां पे क्या मिल गया आपको, एम यानी मोलरिटी मिल गया, है कि नहीं। अगर यहां पे देखा जाए तो एन तो था ही आपके पास, है कि नहीं, और एम यानी एम आपको क्या मिल गया, मोलरिटी। अच्छा बचा क्या साथ साथ आपका, तो ये बचा आपका एन फैक्टर, है कि नहीं। यहाँ पे क्या बच गया आपका एन फैक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिलेशन क्या होता है, तो आपने सिंपल बताना है कि एन इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। मोलरिटी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर। तो ये रिलेशन हो गया। अच्छा इसी बेसिस पर हमने आपको बताया था कि एन फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, एन अपॉन एम, यानी एन बाई एम का, यानी नॉर्मलिटी और मोलरिटी का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, ठीक है। उम्मीद है यहां तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा आपने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे जो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं हमारे। अब नेक्स्ट टर्म कौन कौन से हैं, लाइक हमने बात करना मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मास फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मास फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग मोलरिटी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करेंगे, ठीक है।